इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में नगरीय विकास के विषय में। अब देख लेते हैं। जो आर्थिक सर्वेक्षण है छत्तीसगढ़ का वो ये बोलता है कि ग्रामों से जब नगरों की ओर लोग जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। मतलब जो नगरीकरण जो होता है वो ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रहा है या अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है, क्योंकि शहर एक ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पर कई आर्थिक गतिविधियाँ चलती हैं, जिसकी वजह से वह बड़े पैमाने पर मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो लोगों का जो पलायन है वो ग्रामों से शहरों की ओर होने लगता है। इसलिए शहरीकरण को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए या किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। तो इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो 1991 में जहां शहरीकरण की दर केवल 4.88% थी, वहीं 2011 में यह बढ़कर 23.24% हो गई। मतलब छत्तीसगढ़ का जो 59.37 लाख पीपल जो हैं वो शहरों में निवास करते हैं। शहरों में निवास कर रहे हैं, क्यों शहरों में निवास कर रहे हैं? क्योंकि शहरों में रोजगार के अवसर ग्रामों की अपेक्षा ज़्यादा है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में शहरीकरण की जो गतिविधि है लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी तरह से इस इकोनॉमी सर्वे से हमें ये भी पता चलता है कि गोधन न्याय योजना प्रौद्योगिकी के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा जो पशुपालक हैं उनसे 2 रुपया प्रति किलोग्राम में गोबर का क्रय किया जा रहा है, जिसका उपयोग वर्मी कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद को बनाने में किया जा रहा है। हम भली भांति इस बात से अवगत हैं या जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट की वजह से खेतों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो खेतों की उत्पादकता में वृद्धि होने के लिए यह आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर गोबर का खाद कृषि भूमियों को प्रदान किया जाए या कृषि भूमियों में प्रयोग किया जाए। तो इसी उद्देश्य से गोधन न्याय योजना प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसके द्वारा 2 उद्देश्यों की पूर्ति किया जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। पहला तो ये पशुपालकों को अतिरिक्त आय सृजित होगा। दूसरा ये कि खेतों में गोबर खाद की जो अनुपलब्धता बनी हुई थी वो अब गोबर खाद क्या होगा, सरकार के द्वारा ही प्रदान किया जाएगा, जिसकी वजह से जैविक खेती को भी छत्तीसगढ़ में बढ़ावा मिलेगा। फिर आगे देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ में शहरीकरण की गति को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है 2.55 करोड़ है, और इसी तरह से जो 10 की जनसंख्या वृद्धि की दर है वो 22.61% है, और जो 10 की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर है वो करीब है 41.84%। मतलब शहरों में जनसंख्या वृद्धि की दर गांवों की अपेक्षा ज़्यादा है। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य सूचकांक देख लेते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि जो अशोधित जन्म दर है 2018 का जो डेटा है उसके हिसाब से ये कुल 22.5 है, जिसमें 24 का जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों का है और 17.8 है वो शहरी क्षेत्रों का है। इसका मतलब ये है कि शहरों में जन्म दर कम है। उसी तरह से अगर हम देखें शिशु मृत्यु दर को हम देखें तो छत्तीसगढ़ में जो टोटल जो रेशियो है वो 41 है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 42 है और शहरी क्षेत्रों में 35 है। इसका मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है शहरों की अपेक्षा। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण ये है कि शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा अच्छी मौजूद हैं ग्रामों की अपेक्षा, जिसकी वजह से शहरों में जो शिशु मृत्यु दर है वो कम है और ग्रामों में शिशु मृत्यु दर अधिक है। इसी तरह से हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के विषय में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में नगर पालिका निगम है, नगर पालिका परिषद है और नगर पंचायत है। तो छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार के नगरीय निकाय हैं। एक नगर पालिका निगम है, एक नगर पालिका परिषद है और तीसरा जो है नगर पंचायत है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में जो नगर पालिका निगम की जो संख्या है वो करीब 14 है, नगर पालिका परिषद की जो संख्या है वो 43 है और नगर पंचायत की संख्या 112 है। इस तरह से कुल 169 यहाँ पे क्या है, नगरीय निकाय है।
तो नगरीय निकाय के बारे में वर्णन कहाँ किया गया है, तो 243B के अधीन किया गया है और इनको अनुसूची 12 में जगह प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 में करारोपण के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन से कर हैं नगरीय निकाय के लिए, तो एक तो है संपत्ति कर, दूसरा समेकित कर, तीसरा जल कर और चौथा निर्यात कर। तो ये 4 प्रकार के कर के विषय में 243 में बताया गया है। उसी तरह से हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहला जो योजना है उसका नाम है नवीन सरोवर धरोहर योजना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि शहरी क्षेत्र में स्थित जो तालाब है उनका पुनरुद्धार किया जाएगा, उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा और पर्यावरण सुधार किया जाएगा। मतलब इसके 3 उद्देश्य हैं। जो तालाब है शहरी क्षेत्र में उसको हम फिर से पुनरुद्धार करेंगे ताकि उसमें बरसात का पानी रुक सके। दूसरा हम उसमें सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि वो एक पिकनिक स्पॉट के रूप में क्या हो सके, बन सके। और तीसरा हम उसमें पर्यावरण सुधार करेंगे, मतलब उस पर आसपास इस तरह से वृक्षारोपण करेंगे कि वो पर्यावरण के लिए भी क्या हो जाए, बेनिफिशियल हो जाए। तो ये कौन सी योजना के तहत किया जाएगा, ये योजना के तहत किया जाएगा नवीन सरोवर धरोहर योजना। और इसमें क्या क्या होगा, इसमें मत्स्य पालन और मूर्तियों का जो विसर्जन है पूर्णतः क्या होगा, प्रतिबंधित होगा। उसके बाद देखते हैं ज्ञान स्थली योजना। तो इसमें शहरी क्षेत्रों में स्थित जो सरकार के विद्यालय हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा और उसमें अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया जाएगा। कौन सी योजना के तहत, ज्ञान स्थल योजना के तहत। फिर एक योजना है उन्मुक्त खेल मैदान योजना। इस योजना का क्या मकसद है, इस योजना का मकसद ये है कि शहरी क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदानों के संरक्षण का प्रयास किया जाएगा। और तीसरी जो योजना है वो है पुष्प वाटिका उद्यान योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि शहरी क्षेत्रों में जो रिक्त स्थान है या कॉलोनियों के बीच में अगर कोई रिक्त स्थान है तो उसको उद्यान के रूप में विकसित किया जाए, किसके द्वारा, नगरीय निकाय के द्वारा। और इसके लिए कितने लाख रुपए का प्रावधान है, इसके लिए 37 लाख रुपए का प्रावधान है। उसके बाद देखते हैं राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। तो इसका मतलब, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो असंगठित रूप से जो गुमटी ठेले या फेरी लगाकर जीविकोपार्जन करते हैं ऐसे परिवारों को इसके अंतर्गत फोकस किया जाएगा ताकि उनको बहुत सस्ते दरों पर गुमटी मिल सके, जिसके माध्यम से उनको स्वरोजगार प्राप्त हो सके। फिर एक योजना है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो नगरीय निकायों के बेरोजगार नवयुवक और नवयुवतियां हैं उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए दुकान या चबूतरा उपलब्ध कराया जाता है। किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत। उसी तरह से देखते हैं मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक स्थान पर नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ नगर के सुव्यवस्थित विकास तथा रोजगार के संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना के तहत। मतलब इसके माध्यम से ये किया जाएगा कि लोगों को एक ही स्थान पर उनकी ज़रूरत की सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाए। तो इसके लिए कौन सी योजना है, इसके लिए योजना बनाई गई है मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना। उसी तरह से एक नई योजना चालू की गई है जिसका नाम है पौनी पसारी योजना। तो इसमें क्या है, जो असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने के इच्छुक जो भी व्यक्ति होगा या स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं होंगी उनको कौशल का उन्नयन किया जाएगा, मतलब उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग देने के अलावा उनको दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराया जाएगा जहां पर वो अपने सामान की क्या कर सकते हैं, सामान का विक्रय कर सकते हैं। तो ये नई योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य कौन से लोग, लक्षित लोग कौन से हैं, जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं और परंपरागत क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो उन लोगों के लिए कौन सी योजना लाई गई है, उन लोगों के लिए लाई गई है पौनी पसारी योजना। इसके अलावा नगरीय निकायों में बस स्टैंड बनाने के लिए प्रतीक्षा बस स्टैंड नामक एक योजना भी प्रारंभ की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और यहाँ बस स्टैंड के साथ साथ व्यावसायिक परिसर भी बनाया जाना है
ताकि वहाँ पे लोगों को दुकान उपलब्ध कराया जा सके और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके। फिर देखते हैं मुक्तिधाम निर्माण योजना। शहरी क्षेत्र के सभी धर्म के अनुयायियों के लिए सुव्यवस्थित मुक्तिधाम योजना के निर्माण के लिए मुक्तिधाम निर्माण योजना लाया गया है। इसके तहत क्या क्या काम किया जाएगा? पहले तो यह है कि इसके लिए एक शेड बनाया जाएगा जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाना है। अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण किया जाएगा, चौकीदार कक्ष का निर्माण किया जाएगा, पाथवे बनाया जाएगा, उद्यान एवं नलकूप भी बनाए जाएंगे। तो किस योजना के तहत? मुक्तिधाम निर्माण योजना के तहत। उसी तरह हम देखते हैं हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना। तो इसमें भी लक्षित समूह कौन से है? जो असंगठित हैं, तो उनको क्या देना है? उनको देना है गुमटी, ठेले, इन सारी चीज़ों को क्या करना है? उनको उपलब्ध कराना है ताकि उनका क्या हो सके? जीविकोपार्जन हो सके। फिर है भागीरथी नल जल योजना। तो इसमें क्या है? जो राज्य के लगभग 5 लाख परिवार हैं जो विभिन्न नगरीय क्षेत्रों के तंग बस्तियों में निवासरत है, मतलब स्लम एरियाज में रहते हैं, तो उनको घरों तक क्या पहुंचाना है? नल पहुंचाना है ताकि अ, उनको एक स्वच्छ जल मिल सके। फिर उसके बाद है एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना। इसके तहत नगरीय क्षेत्रों में वैवाहिक, मांगलिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के लिए भवन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? जिसका नाम रखा जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन। उसी तरह से मोदी सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना चालू की थी। उस योजना का नाम है स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी के तहत भारत भर के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चयन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी 3 शहर रायपुर, बिलासपुर और नया रायपुर को शामिल किया गया है। मतलब इन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाना है। तो स्मार्ट सिटी बनाने का मतलब क्या है? कि यहाँ पर एक सबको घरों में पेयजल उपलब्ध हो, विद्युत की 24 घंटा उपलब्धता हो, जो स्ट्रीट लाइट है वो उपलब्ध हो, इसके अलावा अंडरग्राउंड विद्युत वितरण प्रणाली हो, ऐतिहासिक महत्व के जो स्थल हैं उनका संरक्षण किया जाए, अत्याधुनिक पार्कों का निर्माण किया जाए, बाजारों का विकास कार्य किया जाए। तो इस तरह की योजनाओं को समेटने के लिए एक नई योजना का निर्माण किया गया है जिसका नाम है स्मार्ट सिटी। और मैंने पहले ही बताया था कि इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 3 शहरों को शामिल किया गया है, रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर को। उसी तरह से स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। तो 2016 से स्वच्छ सर्वेक्षण भारत के शहरों के बीच प्रारंभ किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नगरों के बीच में नगरीय निकायों के मध्य अपने अपने नगरों को स्वच्छ रखने के लिए एक प्रतिस्पर्धा को क्या किया जाए? बढ़ावा दिया जाए। तो इस उद्देश्य से स्वच्छ सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है जो कि 2016 में प्रारंभ हुआ था। तो 2020 का जो रिजल्ट है वो कि अ, ये बताता है कि 2018 में छत्तीसगढ़ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था और 2019 में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया था। उसी तरह से स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य के शहरों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पाटन, जसपुर नगर, धमतरी, अंबिकापुर एवं भिलाई नगर ने अपने अपने जनसंख्या श्रेणी में देश के सबसे साफ शहर होने का गौरव भी प्राप्त किया है। और जो पाटन का जो नगर पंचायत है उसने 25,000 से कम जनसंख्या श्रेणी में देश का सबसे साफ शहर होने का गौरव प्राप्त किया है। और अंबिकापुर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में अंबिकापुर ने देश में 5 स्टार शहर का दर्जा प्राप्त कर छत्तीसगढ़ राज्य का नाम ऊंचा किया है। उसी तरह से एक योजना और चालू हुई थी जिसका नाम था मिशन अमृत। तो इस मिशन अमृत का नाम क्या था? इस मिशन अमृत का नाम था जो शहरी मतलब जो शहर हैं उनका फिर से क्या करना था? जीर्णोद्धार करना था। तो इसमें जनगणना 2011 के अनुसार जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश के 9 नगर निकायों का चयन किया गया था मिशन अमृत के द्वारा। कौन कौन से नगर थे वो? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ और कोरबा शामिल हैं। तो इसका प्रमुख कार्य क्या क्या करना है? इस मिशन का काम ये करना है कि जो जल प्रदान करने की व्यवस्था है उसे सही ढंग से करना है, सीवरेज का ठीक से मैनेजमेंट करना है, नए उद्यान बनाना है।
किस योजना के तहत? मिशन अमृत के तहत। मिशन अमृत का फुल फॉर्म क्या है? अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन। तो इसके हिसाब से छत्तीसगढ़ की ऐसे शहर, ऐसे 9 शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, उन शहरों को इस मिशन के द्वारा चुना गया था। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से शहर हैं? रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, भिलाई है, राजनांदगांव है, अंबिकापुर है, जगदलपुर है, रायगढ़ है और कोरबा है। उसी तरह से एक योजना और प्रारंभ किया गया था। इस योजना का नाम था राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ये भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन और नगरीय निकायों का संयुक्त मिशन है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि गरीबी को समाप्त करना है। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, कि इनका जो गरीब हैं उनको कौशल प्रदान करना है, उनको स्वरोजगार प्रदान करना है। तो ये किस योजना के तहत किया जाना है? ये किया जाना है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत किया जाना है। उसके अलावा गोधन न्याय योजना प्रौद्योगिकी, तो ये कब से चालू हुआ है योजना? ये चालू हुआ है 20 जुलाई 2020 को। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई थी। और कहाँ से प्रारंभ हुई थी? नगर पंचायत पाटन से प्रारंभ हुई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है पशुपालकों से 2 रुपया प्रति किलोग्राम में गोबर को क्या करना? खरीदना है और वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग करके वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करना है और उत्पादित जो वर्मी कंपोस्ट है उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से 10 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचना है। और इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट तो ये होगा, पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी और व्यर्थ के गोबर को क्या बनाया जाएगा? वर्मी खाद बनाया जाएगा। वर्मी खाद का उपयोग खेतों में किया जाएगा। इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा तो उसकी वजह से हमारे खाने में जो कीटनाशकों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है वो कम होगा। तो इस उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इस उद्देश्य से प्रारंभ की गई है गोधन न्याय योजना। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।